मुझे मेरे करीबी दोस्तों ने, उनके घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी ये कहा है कि बहुत नफरत होती है तुमसे, तुम्हें वहां स्क्रीन पे इस तरह देखकर जी करता है कि चप्पल मार दे तुमको। मेरे साथ इस वक्त चिन्मय मंडलेकर जी जुड़ रहे हैं, जिनको आपने पर्दे पर फारूक मलिक बिट्टा का किरदार निभाते हुए देखा। बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, अलगाववादी, वो चेहरे जिन्होंने आतंक की वो दहशत 89 और 90 के दौर में कश्मीर में फैलाई, उस किरदार को उन्होंने पर्दे पर जिया है। चिन्मय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और मैं इस वक्त देख रही हूँ कि आपके फ्रेम में मुझे नीला आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश की बुलंदियां दिखाई दे रही हैं, और कुछ इसी बुलंदियों पर आपका किरदार भी है। क्योंकि फिल्म देखकर जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो 4 किरदार जो जहन में रह जाते हैं, उनमें से एक किरदार आपका है। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेस। और ये सब मतलब हमने सोचा नहीं था कभी कि इस तरह का एक सैलाब आ जाएगा, लेकिन अब आ तो गया है और अब देखते हैं आगे आगे कहाँ तक जाकर रुकता है ये सब। ये किरदार निभाना और विवेक अग्निहोत्री जी की आपसे मुलाकात या कास्टिंग डायरेक्टर्स जो उस समय थे, कैसे ये रोल आप तक पहुंचा या आप इस रोल तक पहुंचे? जी, रोल मुझ तक पहुंचा है, मैं रोल तक नहीं पहुंचा। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि अभिनेता रोल नहीं चुनता, रोल अभिनेता को चुनता है हमेशा। वाह। तो ताशकंद फाइल्स के बाद विवेक जी कश्मीर फाइल्स की जब तैयारी कर रहे थे, सो ही वॉज लुकिंग फॉर फारूक मलिक बिट्टा। और उन्होंने जहां तक मुझे बाद में पता चला, उन्होंने काफी एक्टर्स के ऑडिशंस भी किए थे, लेकिन उनको कोई जज नहीं रहा था शायद। और पल्लवी जोशी जी, जो इस फिल्म की में अभिनेत्री भी है, इस फिल्म की निर्माता भी है, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। क्योंकि 2007 में मैंने और पल्लवी मैम ने एक टेलीविजन शो में, मतलब एक शो वो प्रोड्यूस करती थी, मैं उसमें काम करता था, वो शो मैं लिखता भी था। सो तब शायद उनके जहन में पता नहीं वो बैठ गया होगा और उन्होंने मेरा वो नाम जो था वो विवेक सर को सजेस्ट किया। अब उसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि मैं मराठी हूँ, मेरा सरनेम जो है वो मांडलेकर है, और मुझे किरदार जो निभाना था वो था फारूक मलिक बिट्टा। सो सबको ये थोड़ा सा झिझक थी कि ये बंदा कश्मीरी एक्सेंट कैसे पिकअप कर पाएगा, कैसे बोल लेगा। तो ऑडिशन हुआ, लेकिन जब ऑडिशन हुआ तब मेरे ख्याल से विवेक सर गॉट कन्विंस्ड एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड अप विद द रोल। मराठी सिनेमा में तो आपका बहुत बड़ा नाम है ही, और अभिनय की दुनिया में जिस तरह से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये फिल्म आई एम श्योर एक मील का पत्थर तो साबित होगी ही। लेकिन जब मैं ये फिल्म देख रही थी, आपका किरदार जब जब पर्दे पर आया, कश्मीरी पंडितों का किरदार जो कैरेक्टर्स निभा रहे थे, वो दर्द शायद स्क्रीन पर उतनी मजबूती से इसलिए दिखाई दिया क्योंकि दूसरी तरफ आप बहुत मजबूती से खड़े थे। और मुझे आपकी जो फर्स्ट अपीयरेंस याद है, मैं फर्स्ट अपीयरेंस का जिक्र नहीं करूंगी, इनफैक्ट जो क्लोज फ्रेम्स में जब जब आपका चेहरा आया और आपकी एक आंख जो झपकती है, वो बड़े अलग तरह से झपकती है। दोनों आंखें एक साथ नहीं झपकती हैं जी। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने या इस पर्टिकुलर स्टेप ने पर्दे पर एक अलग तरह का एक आर्ट मैं कहूँ, एक क्राफ्ट कहूँ, उसको गढ़ा है। ये कैसे हुआ? मतलब मैं इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहती हूँ। ये प्लान्ड था? आप लोग कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कैरेक्टर के और इसके चेहरे की संजीदगी को दिखाने के लिए, दहशत को दिखाने के लिए दोनों आंखें एक साथ नहीं झपकेंगी, एक आंख अलग से झपकती हुई दिखाई देगी? विवेक जी ने मुझे काफी वीडियोस दिए थे, क्योंकि सबसे पहले तो जो किरदार मैं फिल्म में निभाता हूँ वो किसी एक आदमी का चित्रण नहीं है, वो कोई एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी नहीं है। इट इज अ मिक्स ऑफ 1 और 2 रियल लाइफ पर्सनैलिटीज। तो मैं अलग अलग लोगों के वीडियोस देख रहा था। आज तो अब वो कुछ वीडियोस उनमें से सोशल मीडिया पे काफी दोबारा से सर्कुलेट हो रहे हैं। नहीं, पहले भी वो तब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थे। मैंने ये जो आंख वाला जो एक क्या कह सकते हैं उसको, एक ये जो मैनरिज्म था, ये मुझे एक वीडियो में ये मिला था और मैंने विवेक सर को वो करके दिखाया कि कैसा कैसा रहेगा ये। मतलब फिल्मी तो नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, बट विवेक सर रियली लाइक्ड इट। इनफैक्ट मैंने अपने ऑडिशन में भी ये किया था। सो ही रियली लव्ड इट। और उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये एक ऐसा बंदा हम पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसकी सोल बिल्कुल मर चुकी है, जो बिल्कुल ठंडे दिमाग से और ठंडे खून से ये कहता है कि मैं मेरी माँ को भी मार दूंगा, मैं मेरे भाई को भी मार दूंगा,
तो उसका एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमने उस मैनरिज्म के थ्रू लाने की कोशिश की। और जब फिल्म शूट हो रही थी तब मुझे अनुपम जी से लेके पल्लवी जी तक हर कोई ये कहता था कि संभालना, ऐसा ना हो कि इसके आगे बस तुम्हारी एक आंख झपकती रह जाए। क्योंकि वो इतना, इट बिकेम सो मच अ पार्ट ऑफ मी ड्यूरिंग द शूट। But now I'm seeing that it has really worked, and I'm so happy कि वो जो चीज हमने छोटी सी सोची थी वो लोग नोटिस कर रहे हैं उसको। नहीं, नोटिस नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से नोटिस कर रहे हैं। और हो सकता है आपको मेरा सवाल ऐसा लगे कि कितना सतही या शैलो मैंने ये सवाल आपसे पूछा, लेकिन मैं जेन्युइनली ये समझना चाहती हूँ कि दोनों आंखें एक साथ झपकती हैं। एक आंख को अलग से झपकाने के लिए जो वो एक प्रैक्टिस लगी, या आपने जिस तरह से भी उसको पर्दे पर किया है, ये कैसे हुआ है? प्रैक्टिस तो लगी है काफी, क्योंकि एज यू सेड इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल योर आईज। Yes. सो ये करना मेरे लिए थोड़ा सा शुरू में मुश्किल हुआ था, लेकिन आई हैड टाइम टू प्रिपेयर, आई हैड टाइम टू प्रैक्टिस। सो मेरे बच्चे हमेशा मुझसे पूछते थे, क्या तुम आईने में देख के आंखें मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन फाइनली इट पेड ऑफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, लोग उसको सराह रहे हैं। और जो एक खून का ठंडापन जो हमें दिखाना था उसके जरिए, वो लोगों तक पहुंच रहा है। वेल, कुछ सीन है चिन्मय जी, जब आप उनको पर्दे पर जी रहे थे तो वो देखने वाले के भीतर भी एक नफरत, एक आक्रोश, गुस्सा, दहशत, इन सब से भर देते हैं। चाहे खून में लथपथ जो चावल है तुमुल, उसको हाथ में उठाना और पीड़ित को ऑफर करना हो, या फिर जहाँ पे आप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, या जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इन सारे सीन्स के लिए जो एक इंटेंस तैयारी चाहिए थी। एंड आई एम श्योर कि पर्दे पर जब आप देख रहे हैं तो आप उस समय उस किरदार से बेइंतहा नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में लोगों के बीच पहुंचे इस किरदार को निभाने के बाद, कैसा रिएक्शन था लोगों का? बहुत वही रिएक्शन था जो हमें एक्सपेक्टेड था। मुझे मेरे करीबी दोस्तों ने, उनके घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी ये कहा है कि बहुत नफरत होती है तुमसे, तुम्हें वहां स्क्रीन पे इस तरह देखकर जी करता है कि चप्पल मार दे तुमको। कि इनफैक्ट मुझे 2-3 लोगों ने बताया भी कि किसी थिएटर में एक महिला ने उठाकर एक चप्पल मार भी दिया। यकीन मानिए वो चप्पल अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसे घर ले आता और सजा के रखता कि ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। लोग उस प्रवृत्ति से बहुत नफरत करते हैं, एंड दैट इज वेयर आई एम हैप्पी। नोबडी सेज के अरे यार वो विलन बड़ा सॉलिड था, लोग यही कहते हैं कि अभी हेट हिम, इसको तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की भावना मैं दर्शकों के अंदर जनरेट कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि आई एम समवेयर सक्सेसफुल इन व्हाट द डायरेक्टर वांटेड टू डू थ्रू मी। बाकी फिर वो काम की प्रशंसा या तुम अच्छा काम कर रहे हो ये सब बाद में आता है, बट द फर्स्ट फीलिंग इज, तुम जब स्क्रीन पे दिख रहे थे तो ऐसे लगा था कि मार डाले तुमको। तो ये जो फीलिंग जनरेट होती है लोगों के अंदर, वो जो गुस्सा जनरेट होता है, आई थिंक आई हैव डन माय डायरेक्टर्स जॉब। दो चीज मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि फिल्म को लेकर अब कई सवाल हैं, लोग पुरानी चीज़ों के बारे में फिर जानना चाह रहे हैं, गूगल कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके किरदार ने भी अगर 2-3 लोगों से जो इंस्पिरेशन ली है तो लोगों ने उनके बारे में भी जाकर खोजा है, गूगल किया है। लेकिन क्या आपको पहले से बिट्टा कराटे के बारे में मालूम था, या आपको जब ये किरदार आपके पास आया और 2-3 लोगों के किरदारों को मिलाकर आपने जो है नया किरदार एक गढ़ा है, वो तैयारी कैसे हुई? मुझे बिट्टा कराटे के बारे में मुझे नहीं मालूम था, और मुझे अभी इसी बात का कभी कभी बहुत दुख और ताज्जुब भी होता है कि पिछले 30-32 साल से जो हमारे देश में घटा है, एक भारतीय होने के नाते आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर। ये पता था कि कश्मीरी हिंदुओं को अपना देश, अपना गांव छोड़ना पड़ा था, और वो आज रिफ्यूजीज की तरह किसी और प्रांत में रहते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ जानने वाले कुछ दोस्त हैं जो खुद कश्मीरी पंडित हैं, बट उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है, ये पता नहीं था। तो जिस तरह का रिएक्शन आज लोगों का फिल्म देखकर होता है, उस तरह का रिएक्शन मेरा पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तब था। मैंने पूछा था विवेक सर से, सर क्या ये सच है जो भी है? तो उन्होंने सारे रिसर्च मटेरियल, सारे एविडेंसेस मेरे सामने रख दिए, और उन्होंने तब ये भी कहा था कि हम जो फिल्म के जरिए से दिखा रहे हैं वो 35% है,
एक्चुअल एट्रोसिटीज इससे बहुत ज्यादा है. सो यस, द इंटेंसिटी ऑफ ऑल दैट हिट मी व्हेन आई मैं जब पहली बार इससे रूबरू हुआ था, तो दैट रियली हिट मी वेरी हार्ड. आपके लिए सबसे कठिन सीन कौन सा था? मेरे लिए सबसे कठिन सीन जो क्लाइमैक्स है फिल्म का, दैट वाज दैट वाज दैट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि एक तो वो जो जो लोकेशन आप देखते हैं उसमें, जो सॉ मिल जहाँ पे हमने वो शूट किया है, वो देहरादून में है. और वो एक खुली लोकेशन है, मतलब ओपन एरिया है. वो काफी काफी भीड़ थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि शूटिंग हो रही है, अनुपम जी आ रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ थी. और उस भीड़ में हालांकि प्रोडक्शन के लोग, देहरादून प्रशासन के लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन जिस तरह का सीन हमने किया, जहां पर मैं शारदा को स्ट्रिप करता हूं और फिर उस आरी पर हम उसको काट देते हैं, और फिर मैं 22-25 लोगों को एक साथ मार देता हूं. हमने एक पूरे एक दिन में वो शूट किया था. एंड जब वो दिन खत्म हुआ, तब आई वॉज, मतलब मैं अंदर से नम हो चुका था पूरी तरह से, कि मैं आज हमने ये क्या दिखाया, हमने क्या शूट किया, अब ये पर्दे पर कैसे दिखेगा. क्या किसी तरह का मैं डर नहीं कहूंगी, लेकिन चिंता या किसी तरह की कोई नर्वसनेस थी कि जब ये किरदार पर्दे पर जाएगा किस तरह का रिएक्शन आएगा, या मेरे ही परिवार को कैसा लगेगा? कई बार जब हम नेगेटिव शेड्स प्ले करते हैं और वो भी इस तरह का किरदार, उसे लेकर क्या कोई सवाल, कोई चिंता जहन में थी? ऑनेस्टली नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी. क्योंकि मैं ये बिल्कुल जानता था कि इन टोटलिटी फिल्म जो दिखाना चाह रही है, या फिल्म जो बात कहना चाह रही है, वो बात इतनी पॉजिटिव है कि मैं उसका एक नेगेटिव पक्ष दिखा रहा हूं अपने किरदार के जरिए, जो दिखाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर एक तरफ ये एट्रोसिटीज करने वाला बंदा ना हो, तो वो जो दर्द है वो पहुंचेगा नहीं लोगों तक. सो वेरी ऑनेस्टली मुझे उस तरह का कोई टेंशन नहीं था. यस, रिएक्शंस बहुत वेरिड है लोगों के, बट आई कैन ऑल टेक इट इन स्ट्राइड, सो दैट इज नॉट माय वरी एट ऑल. कोई ऐसा इंसान जिसे आप चाहते हैं कि वो ये फिल्म जरूर देखे? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ये फिल्म जरूर देखें, लेकिन वो आज उस उम्र में नहीं है. 11 और 8 साल के हैं दोनों. और मैं ये चाहता हूं कि भारत का हर आने वाला बच्चा ये फिल्म जरूर देखे. और वो इसलिए ताकि हमें ये पता चले कि क्या हुआ था हमारे साथ, और वो दोबारा किसी के भी साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ, किसी भी एक इंसान के साथ, कम से कम हमारे भारतवर्ष में ना. आपको लगा था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद इस तरह के रिएक्शन आएंगे, या मैं कहूँ कि एक बड़ी डिबेट खड़ी हुई है, अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं? इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट डिस्कशन कर रही थी जिसमें मेरे साथ कश्मीर के एक्टिविस्ट भी थे, माजिद हैदरी थे. तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया फिल्म के ऊपर कि ये फिल्म जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, या इसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं वो एक कम्युनिटी विशेष की इमेज गलत तरह से पोर्ट्रे कर रही है. आप जब इस तरह की बात सुनते हैं, आप लोग उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? और फिल्म को शूट करते हुए आपका अनुभव, कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में सवाल के तौर में ये जहन में आया कि ये इंप्रेशन तो नहीं जाएगा? आई एम श्योर कि एक एक्टर का उसके डायरेक्टर पर बहुत भरोसा होता है जब आप फिल्म निभा रहे हैं, उस किरदार को निभा रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल, अगर मैं कहूँ, कॉन्शियसनेस क्या कह रही थी उस समय? मीनाक्षी जी, देखिए, ये फिल्म जब शुरू होती है ना, तो इस फिल्म की शुरुआत में एक कैप्शन आता है. वो कैप्शन ये कहता है कि दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू ऑल द कम्युनिटीज हु हैव एवर बीन परसिक्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब. जिन जिन पर अत्याचार हुए हैं उन सबको ये फिल्म समर्पित है. मुझे नहीं लगता इस फिल्म में एक भी ऐसा सीन, या एक भी ऐसा वाक्य है, या एक भी ऐसा दृश्य है जो कि किसी कम्युनिटी की तरफ उंगली पॉइंट करता है, जो आप कहें कि ये एंटी मुस्लिम है, या यू नो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल सीन इन दैट. हम जब शूटिंग कर रहे थे तभी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि एक कम्युनिटी की पीड़ा को दिखाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी कम्युनिटी को डिमोनाइज कर रहे हैं. जो है, जैसा है, जो हुआ है, या तो आप ये कहें कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था,
तो ये तो सही नहीं है, ये हुआ है, ये जरूर हुआ है। अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करें और हम इस भावना से अगर उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये आगे किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, तो हाउ डज द फिल्म बिकम एंटी मुस्लिम? आई डोंट थिंक सो, आई एब्सोल्युटली डोंट थिंक सो। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस टुवर्ड्स, नॉट इन फैक्ट एनी रिलीजन, इवन एनी पार्टी। मतलब we are collectively responsible for what has happened. We collectively forgot the plight of Kashmiri Pandits for 32 years. And now it is time for collective, maybe recognition, maybe a little bit of redemption. उस पॉजिटिव होप से अगर फिल्म को देखें तो मुझे नहीं लगता ये फिल्म एंटी मुस्लिम है या एंटी कोई भी रिलीजन। जी, आपने इस किरदार को निभाते हुए जो आपका अनुभव रहा वो तो साझा किया, लेकिन जब आपने ये फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद दर्शक के रूप में देखी, मुझे मालूम नहीं कि आप थिएटर में जाकर देख पाए या आपने घर में देखा, कैसे, आई डोंट नो, लेकिन जब आपने इसे दर्शक के रूप में देखा, खुद को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन सा किरदार था जो आपकी नज़र में सबसे सशक्त, या मैं कहूँ वो सीन ऐसा था जो आपको जो सीन मैं कहूँ कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अगर किसी को अभिनय के शिखर को समझना है तो? मैं तो मतलब आई वॉज वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस, you know, Anupam ji, Mithun da, but one scene, if you ask me to point out, scene मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, was Anupam ji का जो डेथ सीन है, जहाँ पर अनुपम जी इज ऑन द डेथ बेड और वो दर्शन से बात कर रहे हैं कि यू नो आई वांट टू गो टू कश्मीर। आई थिंक वो सीन मैं 3 बार फिल्म देख चुका हूँ, मैं तीनों बार रो पड़ा हूँ वो सीन देखते समय। और एक और परफॉर्मेंस जो मतलब बिल्कुल I was in that scene and that was भाषा, जिन्होंने शारदा का रोल किया है। वो जो एंड का सीन, जिस तरह की चुप्पी है उनकी उस सीन में, पूरे सीन में, जब उनको सरे बाजार बेइज्जत किया जाता है, उनको बहुत ब्रूटली मारा जाता है, वो भाषा ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, आई मीन इट इज हैट्स ऑफ टू हर। आप अभी बात कर रहे हैं और मैं वो साइलेंस खुद में फील कर सकती हूँ इस वक्त जब आप ये बात कह रहे हैं। इनफैक्ट एक सिनेमा लवर होने के नाते मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे बैंडिट क्वीन का सीन याद आता है और उसके बाद ये सीन आता है, और इन दोनों ही सीन्स की परिस्थितियों में या माहौल में या जो हालात थे उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक सवाल ये था कि कई बार हम कहते हैं ना कि फिल्म मेकर सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या पर्दे पर रखते हैं। हमेशा आपको हर तरह की चीज़ या ब्रूटैलिटी दिखाने की क्या ज़रूरत है? और मैं विवेक जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं गैंग रेप नहीं दिखाना चाहता था फिल्म में, या रेप का कोई सीन नहीं दिखाना चाहता था, तो मैंने स्ट्रिपिंग के उस सीन को जहां पर उनको निर्वस्त्र किया गया, मैं उस सीन के जरिए महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए उसको पर्दे पर उतारना चाहता था। और उनकी ये बात सुनकर मुझे ये लगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो परिस्थितियां उस समय पैदा हुई उसकी इतनी लेयर्स हैं कि आप एक धागा खोलते हैं तो मतलब वो पूरा जो है एक पूरा सिलसिला खुलता चला जाता है, अंतहीन जो है वो दर्द दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अगर आपसे एक सवाल और पूछूं, जब आप अपने किरदार की तैयारी कर रहे थे, जहां पर कश्मीरी बोलनी है या जहां पर आपको अपने चेहरे पर वो कहते हैं ना कि कोई परवाह ही नहीं है इस इंसान को, हालांकि लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिट्टा कराटे का वो इंटरव्यू है जहां पर उससे पूछा कि क्या आप अपने भाई को मार देते, वो बड़े हाँ मार देता, अपनी माँ को मार देते, हाँ मार देता। लेकिन आपने जब अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उस किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए, उस अगर पर्टिकुलर सीन को जब उतारना था, अपने भीतर से वो आवाज लानी है और वैसा दिखना है, ये तैयारी कैसे की आपने अपने किरदार की? ये तो मतलब जब पूरी तरीके से यू स्टडी अ कैरेक्टर इन टोटलिटी, और हम जब फिल्म शूट कर रहे थे, वो जो इंटरव्यू वाला सीन है वो सबसे आखिर में शूट हुआ था, जहां तक मुझे याद है। दैट वाज द लास्ट सीन दैट वी शॉट बिकॉज वी शॉट दैट इन मुंबई आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर आउटडोर। और तब तक मुझे पता चल चुका था एक्चुअल सारे सीन्स करने के बाद, फिर वो चाहे चावल वाला सीन हो या वो क्लाइमैक्स का सीन हो, कि ये बंदा जो कर रहा है उससे कहते हैं ना कि अंदर की आत्मा मर चुकी है इसकी, देयर इज नथिंग इनसाइड, इज जस्ट डेड इनसाइड। तो वो एक तरह से करना मेरे लिए तब जाकर थोड़ा सा आसान हो गया
वरना पहले मैं सच में समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि पहली बार जब मैंने वो आपका सबसे इंटरव्यू पहला देखा था, सीन कौन सा था जो आई शूट वॉज हुआ? शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स के अरे यार ये इतनी आसानी से कह रहा है ये। आपका सबसे पहला सीन कौन सा था जो शूट हुआ? सबसे पहला सीन जो मेरा फिल्म का जो सबसे पहला सीन है जहां पे मैं स्पीच दे रहा हूँ, वो सबसे पहले शूट हुआ था। वी ऑलमोस्ट वेंट लीनियरली, ऑलमोस्ट, बट द इंटरव्यू सीन वाज शॉट इन द एंड बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजंस। सो यस, दैट इज हाउ द जर्नी वेंट। आई एम श्योर कि आप इससे पहले कश्मीर गए होंगे। अब इस फिल्म के बाद जब कश्मीर जाना होगा, आई डोंट नो अगर आप फिल्म के बाद गए भी हों, मैं कह नहीं सकती, लेकिन चीज़ों में फ़र्क होगा, नज़रिए में फ़र्क होगा, एहसासात में फ़र्क होगा। होना तो चाहिए, आई होप होना चाहिए, आई होप। मतलब मैं सिर्फ हमने जब शूट किया कश्मीर फाइल्स के लिए, तब मैं एक ही बार श्रीनगर गया हूँ अपनी जिंदगी में, और मुझे ये लगा कि even people there, they want a better life now. They want normalcy in their lives. I think very personal opinion is abrogation of Article 370 and 35A are the first steps towards normalcy. And I hope that in coming time, maybe 5 years, 10 years, 20 years, normalcy returns. And जिनके घर पीछे छूटे हैं वो दोबारा जा पाए अपने घरों में, और जो आज वहां पर हैं वो भी चैन की और राहत की सांस ले पाए। दैट इज ऑल आई होप। उम्मीद की आप बात कर रहे हैं, और देखिए एक फिल्म का मकसद भी ये होता है कि वो एक ऐसा डिस्कोर्स छेड़े, स्पेशली अगर किसी पॉलिटिकल, सोशल या इस तरह के इशू पर फिल्म बनी है तो। लेकिन मैं अगर आपसे आपके पर्सनल एम्बिशंस की बात करूं, आप अभिनय के क्षेत्र में हैं, आपकी भी इंस्पिरेशंस होंगे, और हम जब स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदी सिनेमा की बात करूं तो विलेंस ने जिस तरह से हिंदी सिनेमा को आयाम दिए हैं, प्राण साहब, जीवन साहब, अनुपम खेर, इनफैक्ट अमरीश पुरी, और ये पूरा सिलसिला है। आज उस लिस्ट में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, या आपको लगता है कि इस किरदार के बाद आप वहां पहुंचे हैं कि लोग उस सूची में आपको भी एक सशक्त किरदार के रूप में और इस परफॉर्मेंस के बाद देखेंगे? मीनाक्षी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये जितने भी आपने नाम लिए, दे आर ऑल लेजेंड्स, एंड I just hope I keep on getting good roles. I just hope I keep on doing different kind of cinema. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का एक, चाहे विलन ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं किसी के भावना को छूने का, दिल को छूने का जो काम मैं इस फिल्म के जरिए कर पाया हूँ, वो मैं आने वाली फिल्मों के जरिए भी करता रहूं, फिर वो चाहे किसी भी जॉनर की हो, किसी भी विषय पर हो। एक कलाकार के तौर पे आदमी हमेशा यही चाहता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए, आप उम्मीदों का इशारा कर रहे हैं, एंड बेस्ट इज येट टू कम, उसका इंतजार रहेगा। और एक बार फिर आपको मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस परफॉर्मेंस को लेकर। लोग तो भरपूर प्यार दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन बातों का जिक्र आपने अपनी तैयारी के रूप में और कश्मीर के बेहतर भविष्य के रूप में किया, लोग उसे भी जरूर याद रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।